Good morning, dear all. Today we will discuss solid mechanics subject. इसमें मैंने सॉलिड मैकेनिक्स और स्ट्रक्चरल एनालिसिस दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो आज से हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं थियरी डिस्कस करूंगा और सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वेरियस एग्जामिनेशन में, उन क्वेश्चनों को वन बाय वन होकर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थियरी पार्ट। ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस को मैंने दोनों को मर्ज कर दिया है, सॉलिड मैकेनिक्स और स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। तो हम लोग पहला डिस्कस करेंगे आज ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस, इलास्टिक कांस्टेंट्स, स्ट्रेन क्या होता है, प्लेन स्ट्रेस क्या होता है, प्लेन स्ट्रेन क्या होता है, ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले समझिए कि प्रेशर और स्ट्रेस क्या होता है। प्रेशर या स्ट्रेस दोनों क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को अगर हम देखें तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब भी हम किसी चीज़ पे लोड अप्लाई करते हैं या कुछ भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके रिएक्शन में भी सेम फोर्स या रिएक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, तो फोर्स का अपोजिट है रिएक्शन। कभी भी हम किसी बॉडी पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अपोजिट में रिएक्शन उतना ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा। दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसी कंसेप्ट को नॉर्मलाइज करने के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए प्रेशर और स्ट्रेस बनाया गया। प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। उसको यूनिट क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, वट एवर द फोर्स इज व्हेन यू विल डिवाइड इट बाय एरिया इट विल गिव यू प्रेशर। और ये एक्सटर्नल फोर्स को मेजर करने के लिए प्रेशर बनाया गया। और स्ट्रेस क्या मेजर करता है, जो बॉडी के अंदर से रिएक्शन डेवलप हो रहा है उस रिएक्शन को मेजर करने के लिए स्ट्रेस बनाया गया। तो रिएक्शन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। यही है स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में दो प्रकार होते हैं मेनली, सिंपल या नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस किसको बोलते हैं, कोई भी चीज जब डायरेक्टली किसी चीज पे एक्ट करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक, और अगर वही नॉर्मल स्ट्रेस यूनिफॉर्मली एक्ट कर रहा है तो उसे बोलेंगे हम सिंपल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है कि जब कोई लोड इस तरह से एक्ट कर रहा है कि बॉडी में वो टेंजेंशियली एक्ट करे, दैट मीन्स कि 90 डिग्री पर ना एक्ट करके वो टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है, किसी एक एंगल पे एक्ट कर रहा है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में या इसके अलावा किसी डिग्री पे, तो वो क्या इफेक्ट जनरेट करता है, शियर फोर्स जनरेट करता है, जो जिसका इफेक्ट जो होता है वो स्लाइडिंग इफेक्ट होता है या फिर कटिंग इफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। अब आते हैं हम लोग सिंपल स्ट्रेस को पहले डिस्कस करते हैं, फिर सेकेंडली हम लोग शियर स्ट्रेस को डिस्कस करेंगे। तो सिंपल स्ट्रेस जनरली तीन प्रकार के होते हैं। मैंने इसमें उतना ही कंटेंट इंक्लूड किया जितनी आपको जरूरत है जानने के लिए, एक्स्ट्रा थिंग्स मैंने ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दिया है टॉपिक से। सिंपल स्ट्रेस तीन प्रकार का होता है, एक्सियल, बियरिंग और बेंडिंग। एक्सियल स्ट्रेस कब बोलते हैं, जब फोर्स जो लग रहा है हमारे बॉडी पे वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हो या फिर एक्सियल डायरेक्शन में हो। ठीक है, दोनों एक ही बात है, लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल। तो एक्सिस पे अगर लग रहा है तो उसे बोलते हैं एक्सियल स्ट्रेस। अब ये टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है। अगर ये जैसे इस केस में एग्जांपल में दिखाया गया ये टेंसाइल फोर्स है और अगर अंदर की तरफ लगता तो ये कंप्रेसिव फोर्स कहलाता। तो सो एक्सियल फोर्स कैन बी टेंसाइल ऑल्सो, कैन बी कंप्रेसिव ऑल्सो। बियरिंग स्ट्रेस कैसा होता है, ये सेकेंड वाला डायग्राम आपको दिख रहा है, ये बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, जब हम कोई किसी चीज़ में फोर्स अप्लाई करते हैं और नीचे से रिएक्शन फोर्स जनरेट होता है और ये कंप्लीटली यहाँ पे बियरिंग के थ्रू लोड को ट्रांसफर कर रहा है और लोड को रेसिस्ट कर रहा है, तो इसे कहते हैं बियरिंग स्ट्रेस। जैसे कि फाउंडेशन वगैरह हो गया, हमारा कॉलम का बेस हो गया, ये सब। एक्सियल स्ट्रेस हमारे ट्रस में जो भी ट्रस में जितने फोर्स ट्रांसफर होते हैं वो सब हमारा एक्सियल स्ट्रेस हो गया। बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस जैसे कि कॉमन एग्जांपल है हमारा बीम। ऐसा स्ट्रेस जो कि बेंडिंग मोमेंट जनरेट करता है हमारे स्ट्रक्चर में, जैसे कि एग्जांपल के लिए बीम हो गया, स्लैब हो गया, इन सब में बेंडिंग स्ट्रेस एक्ट करता है। तो बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, दोनों ही फोर्स जनरेट होते हैं, टेंसाइल भी और कंप्रेसिव भी। टेंशन और कंप्रेशन दोनों जनरेट होगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, डिपेंडिंग अपॉन द सपोर्ट, डिपेंडिंग अपॉन द बीम। तो इसमें बेंडिंग स्ट्रेस में दोनों ही जनरेट होगा, कंप्रेशन एंड टेंशन। बेयरिंग स्ट्रेस में डिपेंड करता है एसेंट्रिसिटी पे, कंप्रेशन तो जनरेट होगा ही होगा, टेंशन भी जनरेट हो सकता है, अगर एसेंट्रिसिटी ज़्यादा बढ़ गया तो बेंडिंग मोमेंट भी जनरेट होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज शियर स्ट्रेस। तो हमने तीन पार्ट्स पढ़ा नॉर्मल स्ट्रेस के और दो पार्ट होते हैं शियर स्ट्रेस के। शियर स्ट्रेस पहला टाइप होता है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। दो प्रकार के शियर स्ट्रेस हो सकते हैं। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस किसको बोलेंगे, अगर कोई शियर स्ट्रेस डायरेक्टली एक्ट कर रहा है हमारे बॉडी में, किसी चीज का इफेक्ट की वजह से नहीं आ रहा है, डायरेक्टली एक्ट कर रहा है हमारे स्ट्रक्चर में, तो उसे बोलेंगे हम डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस मींस
व्हेन डायरेक्ट इट इज नॉट एक्टिंग डायरेक्टली। तो अगर कोई चीज़ डायरेक्टली शियर स्ट्रेस ही हमने अप्लाई नहीं किया है, किसी और की वजह से हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये डायरेक्ट नहीं, ये इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस होगा। अराइजेज ड्यू टू टेंशन और कंप्रेशन और टॉर्शन, किसी और की वजह से अगर डेवलप हो रहा है हमारा शियर स्ट्रेस, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा कोई सिंपल मेंबर है, इसमें हमने टेंसाइल फोर्स, एक्सियल फोर्स अप्लाई किया, तो इसकी वजह से यहाँ पे इनडायरेक्ट शियर फोर्स भी अप्लाई होगा, डेवलप होगा। तो ये यहाँ पे इस प्लेन पे अगर हम देखें तो इस शियर स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा है, बट दिस इज नॉट डायरेक्टली अप्लाइड। डायरेक्टली हमने क्या अप्लाई किया था, एक्सियल स्ट्रेस, तो इसकी वजह से नॉर्मल स्ट्रेस भी अप्लाई हुआ और इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस भी अप्लाई हुआ। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये शाफ्ट में टॉर्सन की वजह से, तो इसमें अगर हमने ट्विस्टिंग अप्लाई किया तो शियर स्ट्रेस भी जनरेट हुआ। तो ये सब क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। आगे चलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को अच्छे से समझना है। अब आते हैं हम लोग किसी भी बॉडी पे 3 डायमेंशन में कितने स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस या शियर फोर्स एक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम। उसी का डायग्रामेटिक रूप यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो 3 एक्सिस है, तो सिग्मा एक्स, सिग्मा से हम नॉर्मल स्ट्रेस को डिनोट करते हैं और टाउ से हम शियर स्ट्रेस को डिनोट करते हैं। तो 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड। तो नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम 3D में 3 हो सकते हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड। ठीक है, बट शियर स्ट्रेस हर एक प्लेन पे देख सकते हैं कि आपको दो दो दिख रहे होंगे। तो शियर स्ट्रेस हमेशा प्लेन पे एक्ट करता है और नॉर्मल स्ट्रेस हमेशा एक्सिस पे एक्ट करता है। तो एक्सिस हमेशा 3 ही हो सकते हैं, बट प्लेन हमेशा 6 हो सकते हैं, क्योंकि पर एक्सिस 2 प्लेन हो सकते हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो पर प्लेन हमें 2 यहाँ पे रिजॉल्व करने हैं। 6 होंगे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम और 3 नॉर्मल स्ट्रेस हो सकते हैं। स्ट्रेस जो होता है वो एक टेंसर क्वांटिटी होता है, वेक्टर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम इसको, इसके रिजल्टेंट को लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से इक्वेट नहीं कर सकते, इसीलिए सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जानते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो है वेक्टर एडिशन का, उसके थ्रू हम वेक्टर की क्वांटिटी निकाल सकते हैं, बट इस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए ये टेंसर क्वांटिटी है। टोटल स्ट्रेस कंपोनेंट जो होता है 3D में हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 9 स्ट्रेस कंपोनेंट हो गया, 3 स्ट्रेस हो गया नॉर्मल स्ट्रेस, और 6 हो गया हमारा शियर स्ट्रेस कंपोनेंट। तो इसमें आपको सब कुछ दिखेगा। 3 डायगोनल एलिमेंट जो है, प्रिंसिपल डायगोनल, ये स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके करस्पॉन्डिंग देखिए आपको, इसको इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है वो आपको वाई एक्स और जेड एक्स, एक्स वाई, तो ये प्लेन एक्स प्लेन को शो कर रहा है, ये प्लेन वाई प्लेन को शो कर रहा है, और ये प्लेन जेड प्लेन को शो कर रहा है। तो एक प्लेन पे देखिए, ये एक्स प्लेन पे कितने फोर्स हो सकते हैं, 3 फोर्स होंगे, एक नॉर्मल स्ट्रेस और 2 शियर स्ट्रेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पर प्लेन कितने दिख रहे हैं, 3 फोर्स दिख रहे हैं, एक स्ट्रेस होगा और 2 शियर स्ट्रेस होगा। पर प्लेन आपको एक स्ट्रेस 2 शियर स्ट्रेस, तो इस प्लेन पे एक नॉर्मल स्ट्रेस ये और 2 शियर स्ट्रेस ये, इसी तरीके से इस पे भी, इसीलिए यहाँ पे टोटल 9 स्ट्रेस बनते हैं। आगे चलते हैं, तो यही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि टोटल कितने हो सकते हैं, 3 स्ट्रेस हो सकते हैं एंड 6 शियर स्ट्रेस हो सकते हैं। नाउ अब आपको किसी भी पॉइंट पे डिफाइन करने के लिए डिपेंड करता है। अभी 6 में से 3 हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस होते हैं, आउट ऑफ 6 3 आर कॉम्प्लीमेंट्री, कि इक्वल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं, इक्वल होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस 6 में से 3 कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, 3 के जस्ट अपोजिट होता है बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इसलिए हम अगर सिर्फ 3 की वैल्यू को जानते हैं तो तीसरे 3 की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं बाई सिंपली इक्वेटिंग द वैल्यू। वही यहाँ पे दिखाया गया कि 3D में, क्योंकि हम 3 को कॉम्प्लीमेंट्री ही मान रहे हैं, तो सिर्फ 3 ही बचता है डिफाइन करने के लिए। तो 3D में किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमें 6 स्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन में आता है कई बार कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। तो 3D में हमें 6 चाहिए, 3 स्ट्रेस की, 3 शियर स्ट्रेस की, बिकॉज 3 आर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस, तो हम वो उस 3 की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। इसी 3 की वैल्यू दूसरे 3 के बराबर भी होगी बट अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। 2D के लिए हमें सिर्फ 3 चाहिए, और वो कौन कौन से हैं, 2 स्ट्रेस और एक शियर कंपोनेंट चाहिए। आगे चलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन। अब आते हैं हम लोग स्ट्रेन पे। स्ट्रेन क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी लेंथ चेंज होगी या डायमेंशन चेंज होगी, लेंथ हो, विड्थ हो या हाइट हो, कुछ भी हो, अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तो उसकी डायमेंशन भी चेंज होने वाली है। तो वो किस रेट में चेंज हो रही है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा एल बाई एल से। तो एल ही नहीं हो सकता यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये होता है लीनियर स्ट्रेन। इसी तरह से चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो सकता है। तो चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन बेसिकली, और इसको मेजर करते हैं हम एक्सटेंसोमीटर से।
बट किसी सरफेस पे अगर मेजर करना है तो उसके लिए हम स्ट्रेन गेज लगाते हैं, स्ट्रेन वायर स्ट्रेन गेज लगाते हैं। स्ट्रेन गेज 3 डायरेक्शन में लगाते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेन गेज चाहिए हमें स्ट्रेन को मेजर करने के लिए। तो 3 स्ट्रेन गेज चाहिए, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो 3 हमें स्ट्रेन गेज मिनिमम चाहिए। तो ये भी आप याद रखिएगा कि मिनिमम स्ट्रेन गेज रिक्वायर्ड इज 3। दूसरी बात कि स्ट्रेन जो होता है वो एक मेजरेबल क्वांटिटी है। वी कैनॉट मेजर स्ट्रेस डायरेक्टली। हम स्ट्रेस को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते बॉडी के अंदर में, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बट स्ट्रेन को हम मेजर कर सकते हैं। जो लेंथ में चेंज आ रहा है तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। सिंपली एक वायर लगा देंगे, वायर में जो लेंथ में चेंज आ रहा है, डायमीटर में रिडक्शन आ रहा है, उसको मेजर करेंगे और उससे को रिलेट कर सकते हैं हम स्ट्रेस को। सो स्ट्रेन इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, वेयर एज स्ट्रेस इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव करते हैं किससे? स्ट्रेन से। तो फिर हम स्ट्रेन से स्ट्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला हमारे पास है उससे। नीचे दिखाया गया है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील एक लो कार्बन स्टील होता है। इसके पॉइंट्स से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसका, जैसे हम ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन है, मतलब जब हम लोड अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लेंथ में क्या चेंज आ रहा है टेंशन में, ये उसका डायग्राम है। देखिए आपको इनिशियली ओ से लेके ए तक स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, बल्कि सी तक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। उसके बाद इसका डायग्राम एक्स डायरेक्शन में ज्यादा शिफ्ट हो रहा है। दैट मीन्स स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रहा है। अब लोड कम बढ़ रहा है बट स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि उसमें उसके लेंथ में काफी चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू स्ट्रेस। अब इसमें जो वेरियस पॉइंट्स हैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आता है ए पॉइंट, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस। जिस रेट से स्ट्रेस चेंज कर रहे हैं उसी रेट से स्ट्रेन भी चेंज हो रहा है। तो इन दोनों का जो रेट है वो कांस्टेंट रहेगा ए तक। ए पॉइंट के बाद बी पॉइंट आता है, इसे बोलते हैं हम इलास्टिक लिमिट। अगर हमने लोड को यहाँ तक अप्लाई किया, बी से यहाँ पे ऑफसेट बनाएंगे, अगर इससे पहले तक अगर हम लोड अप्लाई करके छोड़ देंगे तो ये अपने शेप को रीगेन कर लेगा। मतलब ये जितना ये लेंथ खिंचा है, ये जितना भी स्ट्रेन आया है यहाँ तक, वो रिकवर कर लेगा। फिर से ये डायग्राम यहाँ पे आ जाएगा। बट बियॉन्ड बी जाने के बाद कुछ ना कुछ रेजिडुअल स्ट्रेस रह जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। सी इज द अपर यील्ड पॉइंट, डी इज द लोअर यील्ड पॉइंट। और यील्ड पॉइंट के बाद सडनली स्ट्रेन में बहुत ज़्यादा चेंज आने शुरू हो जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में भी पूछते हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके बाद स्ट्रेन में काफ़ी चेंज आता है, सडन इंप्रूवमेंट आता है, सडन बहुत ही स्ट्रेन बढ़ जाता है। तो वो पॉइंट होता है यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट भी दो हैं, सी और डी। डी पॉइंट ही हम यूज़ करते हैं जनरली किसी मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ। अगर हम कहते हैं कि यील्ड स्ट्रेंथ इतना है, दैट मीन्स लोअर यील्ड पॉइंट यूज़ होता है उसके लिए। डी से ई तक बोलते हैं हम प्लास्टिक फ्लो, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रेस तो बढ़ा नहीं लेकिन फिर भी स्ट्रेन तो बढ़ा, खिंचाव हुआ। और फिर अगेन स्ट्रेन लेना शुरू करता है। तो ई से एफ के रीजन को बोलते हैं हम स्ट्रेन हार्डनिंग, क्योंकि ये अगेन स्ट्रेन स्ट्रेस को ले रहा है। और एफ को बोलते हैं हम फ्रैक्चर पॉइंट। तो हमने पढ़ा होगा कि माइल स्टील के लिए एफ वाई की वैल्यू 250 होती है और एफ यू की वैल्यू 410 होता है जनरली स्टील के लिए। तो यही हमारा डायग्राम है। तो एफ यू की वैल्यू 410, एफ वाई की वैल्यू 250 और ये हमारा यील्ड पॉइंट है, नो सॉरी फ्रैक्चर पॉइंट। एफ जी हमारा फ्रैक्चर पॉइंट हो गया और एफ हमारा अल्टीमेट पॉइंट हो गया। और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे स्ट्रेन दिखाया गया है। तो कई बार एग्जाम में स्ट्रेन भी पूछते हैं कि फेलियर पे कितना स्ट्रेन होता है। तो आप करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन यहाँ पे देख सकते हैं। जब फेल होता है तो उसकी स्ट्रेन 20 to 30% होती है। मतलब उसका जो भी ओरिजिनल लेंथ रहा होगा उससे 20 से 30% उसका लेंथ बढ़ जाता है टूटने से पहले। तो आप उसका 20 से 30% आराम से निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेन की वैल्यू भी आप याद रखिए। यील्ड स्ट्रेंथ पे जनरली 0.12% उसका लेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये वैल्यू याद रखनी है, बेसिकली समझना है इसको। बाकी इसमें कंसेप्ट पूछे जाते हैं, वो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा का क्या प्रश्न पूछा जाता है, अच्छा ये यहाँ पे जो डिक्रीज हो रहा है, तो ये डक्टाइल मटेरियल जब भी फेल होगा तो वो डक्टाइल फेलियर होगा। दैट मीन्स एट 45 डिग्री। कब कौन फेलियर में होता है? और वो 45 डिग्री पे होता है, क्योंकि सीयर की वजह से फेल होता है। और सीयर क्रिटिकल कितने डिग्री पे होता है? 45 डिग्री पे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप इसको समझते जाएंगे धीरे धीरे। सीयर हमेशा क्रिटिकल 45 डिग्री पे होता है। मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस इज फाउंड एट 45 डिग्री। बट टॉर्सन से भी पूछा जाता है कि टॉर्सन अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो जस्ट अपोजिट। टेंशन टेस्ट में याद रखिए ब्रिटल मटेरियल 45 डिग्री पे फेल होगा, और सॉरी डक्टाइल मटेरियल, और ब्रिटल मटेरियल 90 डिग्री पे फेल होगा। और इसका जस्ट अपोजिट टॉर्सन में होगा। टॉर्सन में अब हमारा ब्रिटल मटेरियल 45 डिग्री पे होगा, जो कि पहले 90 डिग्री पे था। किस केस में? टेंशन के टेस्ट में। टॉर्सन के टेस्ट में जस्ट अपोजिट 45 डिग्री पे ब्रिटल और डक्टाइल आ जाएगा 90 पे। क्यों? क्योंकि जब टॉर्सन टेस्ट करते हैं तो टॉर्सन में सीयर कहाँ मैक्सिमम होता है? 90 डिग्री पे। टेंशन में सीयर मैक्सिमम होता है 45 डिग्री पे, बट टॉर्सन में सीयर मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे। इसीलिए डक्टाइल मटेरियल 90 डिग्री में फेल हो रहा है। अभी भी ये डक्टाइल मटेरियल फेल सीयर में ही हो रहा है, बट सीयर का जो प्लेन है वो शिफ्ट हो गया है। पहले वाले केस में 45 डिग्री पे था, बट टॉर्सन में 90 डिग्री पे हो गया है।
बट स्टिल इट इज फेलिंग इन शियर ओनली। और ब्रिटल मटेरियल के केस में अगेन जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हो रहा है वो 45 डिग्री पे हो, जो कि पहले टेंशन टेस्ट में 90 डिग्री पे हो रहा था। अब आते हैं प्रॉपर्टी। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से, वो है प्रॉपर्टीज से, कि क्या होता है इलास्टिसिटी, क्या होता है ऐसा मटेरियल का प्रॉपर्टी जहां तक हम लोड लगाएं और अगर हम लोड को अनलोड कर दें तो फिर से वो अपना शेप जितना वो पहले चेंज हुआ था, लेंथ बढ़ा था या डायमीटर घटा था, वो दोबारा से अपनी पोजीशन में आ जाए। जितना लेंथ था उतना लेंथ फिर से आ गया, जितना डायमेंशन था उतना डायमेंशन फिर से रीगेन कर लिया उसने। उस वैल्यू, उस लोड की उस वैल्यू तक को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि हम जानते हैं माइल्ड स्टील के लिए वैल्यू होता है 250 मेगा पास्कल। दैट मीन्स अगर हम 250 मेगा पास्कल से पहले की कोई भी लोड अगर अप्लाई करेंगे और अगर उसको छोड़ देंगे, अनलोड कर देंगे, तो जितना लेंथ था पहले उतना लेंथ फिर से वो रीगेन कर लेगा। बट अगर हम 250 के बियॉन्ड चले जाएंगे तो उसके बाद वो पूरा शेप रीगेन नहीं कर पाएगा, उसके बाद कुछ ना कुछ उसमें परमानेंट स्ट्रेन बच जाएगा। इसे बोलते हैं रेजिडुअल स्ट्रेन या फिर परमानेंट स्ट्रेन। नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिक लिमिट के बाद जो फोर्स अप्लाई होता है, दैट मीन्स जो परमानेंट स्ट्रेन हो जाता है हमारे मटेरियल में, वो प्लास्टिसिटी कहलाता है। इसी प्रकार से जो क्रिप, क्रिप क्या होता है, तो क्रिप इज अ, देखिए क्रिप से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इसके डेफिनेशन टाइप से। ठीक है, इसलिए क्रिप को अच्छे से समझिए। क्रिप क्या होता है, कोई भी मटेरियल है, अगर हमने उस पर लोड अप्लाई किया और ऐसा लोड जो सस्टेंडेड है, मतलब हमने उसको लोड को चेंज नहीं किया और लोड विद इन इलास्टिक लिमिट है, तो काफी टाइम के बाद ड्यू टू टाइम उसके अंदर के वाटर कंटेंट की वजह से, उसके अंदर के प्लास्टिक री एडजस्टमेंट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, उतने ही लोड पे भी हमारे स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है। मतलब डिफॉर्मेशन मीन्स उसके लेंथ चेंज होने लगते हैं विदाउट एनी इंक्रीमेंट इन लोड। दिस इज कॉल्ड क्रिप। एडिशनल डिफॉर्मेशन ड्यू टू सस्टेंडेड लोड विद पैसेज ऑफ टाइम विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड क्रिप। ठीक है, इसमें क्या याद रखने वाली चीज है, सस्टेंडेड लोड, लोड को हम नहीं बढ़ा रहे हैं, और पैसेज ऑफ टाइम, ये टाइम डिपेंडेंट होता है और सेम लोड पे होता है, बट टाइम के साथ धीरे धीरे अपने आप स्ट्रेन आता है। तो हमें इसको डिजाइन में पहले कंसीडर करना पड़ता है। अगर हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रक्चर हमारा सेम लोड पे भी फेल हो जाएगा काफी समय के बाद। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। आगे चलते हैं हम लोग। फटीग, फटीग क्या होता है वो देखिए। फटीग होता है डिटेरिएशन ऑफ मटेरियल अंडर रिपीटेड साइकिल ऑफ लोड। एक ऐसा लोड जो कंटिन्यूस तो नहीं लग रहा है बट वो रिपीट हो रहा है बार बार आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, उसे बोलते हैं फटीग लोड। इसी का एक दूसरा जो एग्जाम्पल में बार बार पूछा जाता है कि इंड्योरेंस लिमिट क्या होता है, तो कहते हैं कि फटीग लोड्स को अवॉइड करने के लिए, कि अगर हमारे स्ट्रक्चर में लोड कंटिन्यूस नहीं एक्ट कर रहा है, अगर वो कुछ समय के बाद एक्ट कर रहा है, तो उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो उसके लिए एक लिमिट लगा दी जाती है जिसे कहते हैं इंड्योरेंस लिमिट। इंड्योरेंस लिमिट से अगर नीचे कितनी बार भी लोड लगे, इनफाइनाइट नंबर भी टाइम्स लगे, तो हमारा स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा फटीग में, क्योंकि फटीग का इफेक्ट अलग होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक लोड। अगर कोई लोड कंटिन्यूस एक्ट कर रहा है उसका इफेक्ट अलग होगा, और कोई लोड जो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, उसका इफेक्ट अलग होता है। तो फटीग इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए एक लिमिट डिफाइन की गई जिसे बोलते हैं इंड्योरेंस लिमिट। और ये जनरली माइल्ड स्टील के लिए या फिर डक्टाइल मटेरियल के लिए जनरली जो फ्रैक्चर स्ट्रेन होता है एफ होता है उसका हाफ होता है। तो अगर हम माइल्ड स्टील के लिए बात करें तो 410 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 205 मेगा पास्कल जनरली इंड्योरेंस लिमिट माना जाता है, क्योंकि 205 मेगा पास्कल से नीचे अगर हम रखेंगे तो चाहे कितनी बार भी लोड लगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए स्प्रिंग हो गया, हमारा सॉकर गाड़ियों में देखा होगा आप लोगों ने, सॉकर में कितनी बार वो स्ट्रेच होता है, कितनी बार वो कंप्रेस होता है, तो उसे उस टाइप की लोडिंग को बोलते हैं फटीग लोड। सेम टाइप के लोड बट बार बार लग रहा है, तो उस केस में हमें लोड को इंड्योरेंस लिमिट के अंदर रखना पड़ता है, ताकि इनफाइनाइट नंबर भी अगर लोड लगे तब भी हमारा स्ट्रक्चर या बॉडी ब्रेक ना हो, फेल ना हो। नेक्स्ट इज रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर फेलियर व्हेन लोडेड इलास्टिकली। अगर हम एफ के अंदर किसी स्ट्रक्चर में लोड लगाते हैं तो वो क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, और अगर हम उसे छोड़ देंगे तो फिर वो एनर्जी को रिलीज कर देगा। अब एरिया जो होगा, ये कई बार पूछा गया रेजिलियंस, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसका अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएं तो एफ के अंदर में जितने भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का एरिया बनेगा, सपोज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बना, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऐसा बना, तो इसके और एफ की वैल्यू यहाँ पे है, इसके अंदर का एरिया अगर हम कैलकुलेट करें
तो ये कहलाता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू एफ वाई इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। और एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी, इसको बोलते हैं हम विद इन इलास्टिक लिमिट, इज कॉल्ड रेजिलियंस। ठीक, इन दोनों टर्म को आप याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है, डेफिनेशन से ही आता है। अब आते हैं हम लोग, इसी का फॉर्मूला क्या है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का, तो सिग्मा स्क्वायर बाई सिग्मा वाई स्क्वायर, मतलब एफ वाई स्क्वायर है ये, सिग्मा वाई कुछ नहीं है, ये एफ वाई है, यील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो यील्ड स्ट्रेंथ के बराबर हो गया, डिवाइड बाई 2E के बराबर होता है। तो आपसे फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का फॉर्मूला बताओ, इट इज सिग्मा स्क्वायर बाई 2E। टफनेस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फेलियर। अभी हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहाँ तक लिया था, एफ वाई तक, बट अप टू फेलियर, मान लो यहाँ पे मटेरियल ब्रेक हो गया, तो अगर हम पूरे का एरिया ले लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, टफनेस कहलाएगा। अगर हम सिर्फ एफ वाई तक का एरिया लेंगे तो वो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहलाएगा। दोनों में अंतर समझिए, अप टू फेलियर इज कॉल्ड टफनेस, अप टू एफ वाई इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, दोनों में यही फर्क है। टेनेसिटी कई बार पूछा गया डेफिनेशन में, टेनेसिटी इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट टेंशन फोर्स, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है एक मटेरियल का, वो कहलाता है हमारा टेनेसिटी। एक और जो चीज मुझे इंक्लूड करना चाहिए था, छूट गया, वो है मीएबिलिटी। कई बार क्वेश्चन में पूछते हैं कि मीएबिलिटी क्या होती है और डक्टिलिटी क्या होती है, ये दो चीज छूट गया, मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा पीडीएफ में। डक्टिलिटी, मीएबिलिटी क्या होता है, पहले डक्टिलिटी की बात करते हैं। डक्टिलिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विदड्रॉ विच कैन बी विदड्रॉन इनटू वायर फॉर्म। एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का कि अगर हम इसको वायर फॉर्म में बनाएं तो वो स्ट्रेच होके वायर बन जाए, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, स्टील हो गया। अगर इसको हम स्ट्रेच करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक इसमें चेंज आएगा, मतलब ऐसा मटेरियल जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज को या फिर लॉन्गिट्यूडनल चेंज को रेसिस्ट नहीं करता, बल्कि वो डेवलप करता है, टूटने से पहले वो काफ़ी स्ट्रेच हो सकता है। तो अगर कोई मटेरियल को अगर वायर के फॉर्म में बनाया जा सकता है तो उसे बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। ठीक, मीएबिलिटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू फॉर्म सीट लाइक स्ट्रक्चर। सीट लाइक स्ट्रक्चर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डक्टिलिटी में सिर्फ और सिर्फ लेंथ को हम वेरी कर सकते हैं, मतलब अगर लेंथ चेंज हो सकता है तो उसे बोलेंगे डक्टिलिटी। बट अगर उसको हम सीट मतलब 3D में चेंज कर सकते हैं, अगर वो सीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है ऐसे, दिस इज कॉल्ड मीएबिलिटी। तो मीएबिलिटी और डक्टिलिटी में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, ये 1D के लिए है और ये 3D के लिए है। अगर 3D चेंज आ सकता है तो वो मीएबल मटेरियल कहलाता है। तो स्टील जो होता है वो दोनों ही मटेरियल होता है, मीएबल भी होता है और डक्टिलिटी भी होता है। तो मीएबिलिटी मीन्स 3 डायमेंशनल चेंज टू फॉर्म अ सीट एंड डक्टिलिटी मीन्स टू फॉर्म अ वायर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हुक्स लॉ क्या स्टेट करता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। इस टर्म को बहुत याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया कि विद इन क्या होता है, इलास्टिक लिमिट पूछेगा, यील्ड स्ट्रेंथ डाल देगा, फ्रैक्चर पॉइंट डाल देगा। आपको याद रखना है कि हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस विल रिमेन प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट ओनली। मतलब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने पढ़ा था, सबसे पहला पॉइंट होता है, ए पॉइंट जो था वो था प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, जहां पे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं जहां तक। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन कब तक प्रोपोर्शनल होंगे, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक। और इसी को प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को हटाने के लिए क्या आया, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो याद रखिएगा हुक्स लॉ कहाँ कहाँ तक के लिए वैलिड है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक ही वैलिड होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अब आते हैं, ये कुछ डायग्राम्स हैं जो कि शेप आपसे पूछा जा सकता है, इसका कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये डायग्राम है इलास्टोप्लास्टिक का, मतलब यहाँ तक तो मटेरियल इलास्टिक की तरह बिहेव किया रहा और इसके बाद प्लास्टिक हो गया कंप्लीटली, मतलब इसके बाद कोई भी लोड लगा लो ये फेल ही होने वाला है। ठीक है, इसको बोलते हैं इलास्टोप्लास्टिक, मिक्सचर ऑफ इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर। इसे बोलते हैं इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग। इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों है लेकिन इसमें स्ट्रेन हार्डनिंग हो रहा है, मतलब ये इस तरह से फ्लो हो रहा है जैसे कि माइल्ड स्टील। ये होता है आइडियल फ्लूइड बिहेवियर। ये फ्लूइड जो होता है आइडियल फ्लूइड, उसमें क्या होता है, लोड जीरो बट स्ट्रेन इनफाइनाइट, दिस इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। तो इसमें कंटिन्यूअस स्ट्रेन आता रहता है अपॉन, जैसे हमने शियर स्ट्रेस अप्लाई किया तो। और ये होता है आइडियल रिजिड, चाहे आप कितना भी लोड लगा लो फेल हो जाएगा बट उसमें स्ट्रेन नहीं आएगा, दिस इज कॉल्ड आइडियल रिजिड। तो आइडियल रिजिड और आइडियल फ्लूइड का एग्जांपल आपको यहाँ पर क्लियर है। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब समझ गए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट स्ट्रेन।
ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर में कितना फोर्स की जरूरत है उसमें 1 यूनिट स्ट्रेन लाने के लिए, वो कहलाता है हमारा स्ट्रेस। और मॉडुलस, इसे हम यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं, मॉडुलस इलास्टिक मॉडुलस भी कहते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलो या यंग्स मॉडुलस बोलो, इट इज द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट स्ट्रेन। और शियर मॉडुलस क्या कहलाता है? शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस शियर स्ट्रेन, टू प्रोड्यूस यूनिट शियर स्ट्रेन। दोनों में सिंपल ही है, ये नॉर्मल स्ट्रेस को डिनोट करता है और ये शियर स्ट्रेस को डिनोट करता है। शियर मॉडुलस ये बताता है कि कितना शियर फोर्स अप्लाई करने की जरूरत है पर यूनिट। अब शियर जो होता है वो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड गामा, दिस इज कॉल्ड थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हमने शियर फोर्स अप्लाई किया, तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? शियर स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं और शियर मॉडुलस भी बोलते हैं। और ये हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तीसरा होता है बल्क मॉडुलस, जिसे हम कहते हैं के। बल्क मॉडुलस होता है के। बल्क मॉडुलस क्या होता है? एक्सियल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मान लीजिए ये 3D बॉडी है, अगर हम इस पे एक ही डायमेंशन में फोर्स लगा रहे हैं, दैट मीन्स अगर सिर्फ हम इस डायरेक्शन में सिग्मा एक्स लगा रहे हैं, इसकी वजह से जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज आएगा, और स्ट्रेस सिर्फ एक्सियल ही है लेकिन यहाँ पे चेंज हम वॉल्यूम में मेजर कर रहे हैं। यही अगर सिग्मा एक्स बाई एप्सिलॉन एक्स होता तो ये क्या कहलाता? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता। लेकिन अगर स्ट्रेन की जगह हमने एक डायमेंशनल स्ट्रेन की जगह हमने सभी डायमेंशन का स्ट्रेन हमने मेजर कर लिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मेजर कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बल्क मॉडुलस के। 1 अपॉन के क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी के बराबर होता है। 1 अपॉन बल्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी के बराबर होता है। तो ये सब टर्म याद रखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। 1 अपॉन के इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ बार, इससे क्वेश्चन आते हैं, छोटे मोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो अगर कोई स्ट्रक्चर है, इस पे अगर P लोड लग रहा है तो इसकी वजह से जो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब इसका जो लेंथ चेंज होगा, उसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो पी एल अपॉन ए। पी हमारा लोड हो गया, एल इज द लेंथ, ए हमारा एरिया हो गया, और ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सिंपली अगर एक्सेल लोड लग रहा है तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? पी एल अपॉन ए से। ड्यू टू सेल्फ वेट, मतलब अगर इसी वार को अगर सेल्फ लोड से ऐसे हैंग कर दिया गया है तो इसकी वजह से क्या डिफ्लेक्शन आएगा? तो जस्ट इसका हाफ, दैट मीन्स डब्ल्यू एल बाई 2AE और गामा एल स्क्वायर बाई 2E के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। दोनों एक ही बात है, गामा एल स्क्वायर बाई 2E, या फिर देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, हमने अभी पढ़ा था रेजिलेंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का फॉर्मूला, वो क्या था? गामा स्क्वायर एल बाई 2E। याद रखिए इन दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें क्या था? गामा स्क्वायर एल था, नीचे सेम है, इसमें गामा एल स्क्वायर है। दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है, कंफ्यूज नहीं होना है। गामा स्क्वायर एल इज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है, ये स्ट्रेन एनर्जी या फिर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का फॉर्मूला होता है। और गामा एल स्क्वायर बाई 2E होता है सेल्फ वेट की वजह से डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, या फिर इसी फॉर्मूले को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों ही इक्वल है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसके आधार पे आपको फॉर्मूले यूज करने हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंपोजिट बार। कंपोजिट बार क्या होता है? अगर बार अलग अलग मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, ये मटेरियल ए है, ये मटेरियल बी है, तो इस कंडीशन में अगर हम लोड लगाते हैं तो डिफ्लेक्शन होगा वो इस तरह से। इंडिविजुअल डिफ्लेक्शन आपको एक का अलग मेजर करना है, दूसरे का अलग मेजर करना है। टेम्परेचर चेंज का फॉर्मूला कई बार पूछा गया है, फॉर्मूला भी पूछते हैं, वैल्यू भी पूछते हैं। टेम्परेचर चेंज क्या होता है? अगर मान लो कोई 2 सपोर्ट है, इसके बीच में हमने किसी बार को लगा रखा है, ठीक है, दोनों तरफ से सपोर्टेड है, फिक्स सपोर्ट है। अब अगर इस मटेरियल का टेम्परेचर हमने बढ़ाना शुरू किया, T डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर कर दिया, तो देखो अगर दोनों तरफ से सपोर्ट लगा हुआ है मतलब ये एक्सपेंड हो नहीं सकता, बट यहाँ पे टेम्परेचर तो हम बढ़ा रहे हैं तो ये इसको एक्सपेंड करेगा, तो यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सपेंड होने के लिए ऐसे हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा चाह रहा है, बट ये सपोर्ट्स इसको रोक रहे हैं एक्सपेंड होने से, तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स कंप्रेसिव फोर्स। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये बाहर की तरफ एक्सपेंड होना चाह रहा है लेकिन ये सपोर्ट इसको अंदर की तरफ धकेल रहा है, तो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा। तो कौन सा फोर्स डेवलप होगा ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये एक्सपेंड हो रहा है तो टेंसाइल फोर्स डेवलप हो रहा है, बट ये सपोर्ट इसको अंदर की तरफ धकेल रहा है, इसलिए इसमें
कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा। अगर हम कूल डाउन करेंगे इस बॉडी को तो टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब इस स्ट्रेस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो ये है वैल्यू कितनी होगी, अल्फा टी ई के बराबर। स्ट्रेस की वैल्यू अल्फा टी ई के बराबर और स्ट्रेन अल्फा टी ई की जगह आपको एल लगा देना है। अब एक बात इसमें क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन बनता है कि अगर हमारा स्ट्रक्चर एक तरफ से सपोर्टेड है, दूसरी तरफ से फ्री है, अगर फ्री टू एक्सपेंड है तो दोनों में से कोई एक ही आएगा एक बार में। अगर दोनों तरफ से सपोर्टेड है तो सिर्फ स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेन तो डेवलप होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा लेंथ तो हमने फिक्स कर दिया है। तो उस केस में स्ट्रेन जीरो होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। लेकिन अगर एक तरफ से फ्री है तो उस केस में क्या होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा बट ये जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सपेंड हो सकता है अब, तो अब इसमें कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा लेकिन स्ट्रेन डेवलप होगा। तो उस केस में चेंज इन लेंथ को आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक ही डेवलप होगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर दोनों तरफ से सपोर्टेड है तो सिर्फ स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा। अगर एक तरफ से फ्री है तो स्ट्रेन डेवलप होगा, स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पे, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, लिटरल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मींस अगर ये बॉडी है, इस पे हमने ऐसे फोर्स लगाया दोनों तरफ से टेंसाइल फोर्स, तो होगा क्या, इसका लेंथ बढ़ेगा और डायमीटर घटेगा। ठीक, तो अभी डायमेंशन मान लो ये हो गया इसका, तो दोनों डायमेंशन में चेंज आया, मतलब इसके लेंथ भी बढ़ा और डायमीटर भी घटा। तो जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आया इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स स्ट्रेन, इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स या फिर लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल अपॉन लेटरल। तो पॉइजन्स रेशियो क्या करता है, इन्हीं दोनों स्ट्रेन को मेजर करता है। कैसे, लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल। तो लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, तो इन दोनों को मेजर करके इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आप देख सकते हैं कि इसमें लेटरल जो होता है हमेशा माइनस में आएगा क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, और लॉन्गिट्यूडनल हमेशा प्लस में होगा क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है, इसलिए म्यू की वैल्यू हमेशा माइनस में डिनोट की जाती है। ठीक, चलिए इसकी जो रेंज हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मिनिमम हो सकता है -1 और मैक्सिमम वैल्यू 0.5। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या होती है वैल्यू, -1 to 0.5 हो सकता है मैक्सिमम। कुछ मटेरियल्स की मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है, इसको आप याद कर लीजिएगा। कंक्रीट के लिए मैं बताया था आपको, कंक्रीट के लिए लिखा हुआ है बट इसकी वैल्यू 0.15 आप कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू चूज करना होगा तो 0.15 कंसीडर करेंगे। कॉक के लिए 0 होता है, माइनस होता है किसके लिए, फोम के लिए, माइनस होता है फोम के लिए। फोम जो होता है उसको जब आप स्ट्रेच करेंगे तो उसकी वॉल्यूम मतलब डायमीटर बढ़ता है, इसलिए फोम का माइनस हो जाता है उसका फाइनल वैल्यू। ठीक है, कास्ट आयरन का 0.2 to 0.3, स्टील के लिए हम जानते हैं 0.3 होता है जनरली। ठीक है, 0.3 इन इलास्टिक रीजन एंड 0.5 इन प्लास्टिक रीजन, FY के बाद। रबर के लिए 0.5 होता है जनरली, और परफेक्टली इलास्टिक के क्वेश्चन कई बार आता है, परफेक्टली इलास्टिक रबर के लिए 0.5 होता है। ये वैल्यू आप रट जाइए अच्छे से। अब जो ये स्ट्रेन होता है अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करने के लिए हम इस फॉर्मूले का सहायता लेते हैं। ठीक, एक्स डायरेक्शन में है तो क्या होता है, हमने पढ़ा अभी कि हुक्स लॉ में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और वहां से हमें क्या मिला था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमने इलास्टिक मॉडुलस को यूज किया था। तो ये स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अगर एक्स को यूज कर रहे हैं, एक्स का इफेक्ट हम वाई डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो ये माइनस का म्यू पॉइजन्स रेशियो इंटू एक्स अपॉन में ई। और किसी भी दूसरे डायरेक्शन में अगर मेजर करेंगे तो हमेशा यहाँ पे म्यू आएगा और माइनस का आएगा, क्योंकि उस डायरेक्शन के अलावा दूसरी डायरेक्शन में यहाँ पे डायमेंशन घट रहा है। हमने देखा था सिर्फ इसी डायरेक्शन में इसका डायमेंशन बढ़ रहा था, बाकी दूसरे डायमेंशन में इसका डायरेक्शन घट रहा है, इसलिए बाकियों में माइनस आएगा। और उसके लिए हम म्यू का सहारा लेंगे क्योंकि म्यू ही तो बताता है दोनों में रिलेशन। तो एक यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेस की वजह से वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ रहा है डायमेंशनल में, उसकी उस स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं बल्क मॉडुलस। हमने डिस्कस किया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो हम जानते हैं कि बल्क मॉडुलस K इज इक्वल टू यूनिएक्सियल स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू हम ऐसे फाइंड करते हैं, सभी फोर्स का सम, दैट मीन्स तीनों डायमेंशन में जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहे हैं उसका सम डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाई बाय 1 - 2 म्यू। म्यू इज द पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, और
एक्सेल स्ट्रेस तो गिवन ही होगा। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अच्छा एक डायरेक्शन में अगर मान लो तीनों का एक साथ अगर इंक्लूड करें, तीनों का अगर एक साथ इंक्लूड करना है हमें, तो हम ऐसे डिनोट करेंगे। अगर हमने देखा था पहले वाला जो फॉर्मूला था पहले वाले स्लाइड में, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेस था। अगर तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है तो क्या होगा, इस तरह से सिग्मा एक्स अपॉन ई, सिग्मा वाई, म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई, माइनस का साइन, इन दोनों माइनस का साइन आ जाएगा। ये होता है शियर स्ट्रेन। हम जानते हैं कि शियर स्ट्रेस तीनों में कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो एक्स वाई प्लेन पे जो होगा वाई एक्स प्लेन के बराबर होगा, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। डिफॉर्मेशन विदाउट चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। आप ये भी याद रखिएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम डायलेटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो एक दूसरा नाम है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, एप्सिलॉन वी का। डिफॉर्मेशन विदाउट चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो डिफॉर्मेशन बोलेंगे, अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है तो उसे बोलेंगे डिस्टॉर्शन। तो वॉल्यूम चेंज किसकी वजह से होता है, नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से, और डिस्टॉर्शन किसकी वजह से होता है, शियर स्ट्रेस की वजह से। शियर स्ट्रेस की वजह से सिर्फ बॉडी का शेप चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से बॉडी का वॉल्यूम चेंज होता है, उसका डायमेंशन, लेंथ घट गया, लेंथ बढ़ गया, डायमीटर घट गया, ये होगा। बट शियर स्ट्रेस की वजह से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसका डायमीटर घट गया या लेंथ चेंज हो गया, बल्कि उसका शेप चेंज होगा खाली, सिर्फ और सिर्फ। अगर मान लीजिए बॉडी ऐसे है तो ये ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन, दिस इज नॉट कॉल्ड डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन इज ऑलवेज कॉज्ड बाय नॉर्मल स्ट्रेस, whereas डिस्टॉर्शन इज ऑलवेज कॉज्ड बाय शियर स्ट्रेस। चलिए आगे चलते हैं। दिस इज द फाइनल स्लाइड। ये रिलेशन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप रिलेशन को याद कर लें। रिलेशन बोलना है ही नहीं आपको ये रिलेशन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रिलेशन अलग अलग, तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूं कि E इज इक्वल टू सबसे पहले G के साथ, तो G 1 प्लस म्यू, एक तो रिलेशन ये हो गया। दूसरा रिलेशन होता है K के साथ, टू की जगह यहाँ पे 3 कीजिए, 3K 1 माइनस 2 म्यू दूसरा रिलेशन। ये दो रिलेशन बहुत ही पॉपुलर हैं, और ये दो रिलेशन आपको एडिशनली याद रखने पड़ेंगे। E इज इक्वल टू 9kg बाई 3kg, और एक म्यू इज इक्वल टू 3K माइनस 2G डिवाइड बाई 6A प्लस 2G। तो ये चार फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसी का इंटरप्रिटेशन है दूसरे तरीके से, ठीक है। चार फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपको जरूर एक न एक बार देखने को मिलेगा आपको हर एक एग्जाम में। इन फॉर्मूले से कुछ भी पूछ सकते हैं, वैल्यू भी पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल में कि आपको जी की वैल्यू गिवन है, म्यू की वैल्यू गिवन है, बोलेंगे ई की वैल्यू फाइंड करो, या के की वैल्यू गिवन है तो आपको यार उस समय देखना है कि आपको के की वैल्यू गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, जी की वैल्यू गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको के जी की वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू पूछ रहा है तो आपको ये यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये फाइनल फार्मूला आपको जरूर याद रखना है। और ये हमारा है शियर स्ट्रेन का, ये नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन का, और ये शियर स्ट्रेन की वैल्यू। तो नॉर्मल स्ट्रेन जब भी फाइंड करना हो तो हम नॉर्मल स्ट्रेस को यूज करेंगे, और शियर स्ट्रेन की वैल्यू जब फाइंड करनी हो तो हम शियर स्ट्रेन की वैल्यू यूज करेंगे। तो शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन शियर मॉडुलस। जैसे कि यहाँ पे इलास्टिक मॉडुलस है, यहाँ पे शियर मॉडुलस का डिवीजन होता है। शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन शियर मॉडुलस, ठीक है। तो दिस वाज फ्रॉम माय एंड, थियरी पोर्शन आई हैव कवर्ड। नेक्स्ट पार्ट जो इसका आएगा इसी पार्ट का, उसमें हम सारे क्वेश्चंस अब डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से आए हुए हैं हर एक एग्जाम में, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में जो आए हुए हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम में, उसको हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम इस क्लास को खत्म करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ऑल। अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट के लिए तो वो आप बता सकते हैं। योर comment is highly appreciable. Thank you all, thanks for watching the video. Thank you.